पर सर अब बात ये आती है कि जैसे अगर हम लोग मेंस की तैयारी करने पे बैठ रहे हैं, ठीक है, तो क्या सॉल्व करें? मतलब क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर करने से हो जाएगा या हम लोगों को बुक भी निकालनी पड़ेगी? आपकी मेंस की स्ट्रैटेजी क्या रही है? देखो, एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है मेंस के लिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इनफैक्ट मतलब वैल्यूज़ भी रिपीट हो सकती है फॉर दैट मैटर। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कम से कम 2 बार सारे के सारे करने वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो प्रायोरिटी बेस पे आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, इफ़ यू आर हैविंग टाइम, तो टेस्ट सीरीज करो। टेस्ट सीरीज सेकंड नंबर की प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर भी अगर टाइम बचता है देन यू कैन गो फॉर बुक्स, और उसमें भी आप केवल उन टॉपिक्स की बुक्स को सॉल्व करो जो आपके स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आने वाला है, हर क्वेश्चन एक हार्ड क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन के अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर आप मैकेट्रॉनिक्स को बुक से करोगे, जो आप अच्छे से समझ ही नहीं सकते हो, जो आप एग्जाम में सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, तो आप यहाँ भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, एग्जाम में भी टाइम वेस्ट करोगे। अगर आप वही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे करते हो या फिर एक सिंपल टॉपिक पे करते हो, तो आप तैयारी में भी बहुत अच्छा कर पा रहे हो, बिकॉज यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम। और सेम क्वेश्चन जब आप मेंस में करोगे तो वहाँ पे भी वो आपका यूटिलाइज हो जाएगी। तो अगर आपको बुक्स फॉलो करनी है तो पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, थर्मोडायनामिक्स की, पावर प्लांट की, आरएसी की, इनकी बुक्स को पहले फॉलो करो अगर करनी है तो। बट मेरा तो सजेशन ये रहता है कि बुक्स तो फॉलो करनी नहीं चाहिए, स्पेशली गेट और ईएससी के लिए तो बुक्स का कोई मतलब लेना देना ही नहीं है। आप बुक्स को तो एकदम भूल जाओ। वो कॉलेज में पढ़नी थी, जिसने पढ़ी उसने पढ़ ली, जिसने नहीं पढ़ी वो छोड़ दे एकदम बुक्स को। अभी आपको बुक्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, टेस्ट सीरीज दो, मेंस के लिए तो दैट इज सफिशिएंट, उतने से हो जाता है। बहुत सही सर, बहुत सही। अच्छा, ये अब हम लोग ना निकाल लिए, हो गया। आप मेरे को बताइए कि इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए? मतलब मैं नहीं हूँ सर आईआईटी से, है ना, तो एक आईआईटी का टैग तो रहता ही है ना। आप पहले बताइए कि इसमें कोई एडवांटेज होता है क्या यूपीएससी में कि आप आईआईटी से हो या किसी अच्छे कॉलेज से हो इसके ऊपर? देखो, एक जो मेरे को फील हुआ है ना ये, कि अगर आप आईआईटी से हो प्लस अगर आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा है, मतलब इफ यू आर ए 8.5 पॉइंटर या फिर अबव दैट हो, तो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस कम पूछे जाएंगे। बिकॉज इट इज इंपेरेटिव कि आपको ऑलरेडी टेक्निकल चीज़ें आती हैं, तो वो अननेसेसरीली उन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इंटर्नशिप के बारे में बात कर सकते हैं, फिर मतलब बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जनरल चीज़ें बात करेंगे, करंट अफेयर्स की बातें करेंगे। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से हो और अगर आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा नहीं है, तो फिर आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एक इम्पैक्ट होता है फॉर द टैग एंड योर एकेडमिक स्कोर। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप भले आईआईटी से हो या फिर नहीं हो। इनफैक्ट टू बी फ्रैंक, कुछ जो इंटरव्यूअर्स रहते हैं वो आईआईटी के नाम से ऐसा चिढ़ते हैं कि उनको लगता है कि यार ये आईआईटीएन है, देन वाई आर यू अपियरिंग इन ईएससी। मतलब तुमने इतना 1 साल कोचिंग भी क्यों किया, तुमने आईआईटी से तुम आके ये क्यों कर रहे हो, आईआईटी वालों को तो ये सब करना ही नहीं चाहिए। तो वो चीज़ भी होती है एंड वो आपको कोई नॉर्मली बोलता नहीं। बट अगर आपके पास एक आईआईटी का टैग है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई बैचमेट है जिसके या तो कोई बैकलॉग रह गया बाई चांस, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि वही लोग गेट ईएससी की तैयारी करते हैं जिनका एकेडमिक स्कोर उतना अच्छा नहीं होता है। तो अगर वो एक आईआईटी का टैग लेके जाता है तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि यार तुम्हारा एकेडमिक स्कोर इतना गंदा क्यों है, तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की क्या, आईआईटी में जाके मस्ती किया गया। प्राइवेट कॉलेज वाले को कोई ये नहीं पूछेगा कि तुमने कॉलेज में मस्ती किया गया, क्योंकि वो मतलब कि सेल्फ अंडरस्टूड, वो ऑब्वियस है, वो सेल्फ अंडरस्टूड है। बट आईआईटीएन से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोनों चीजें हैं, मतलब पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव तब है जब अगर आपका एक एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा है, वो अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में भी है, इफ यू आर ए 9 पॉइंटर इन ए प्राइवेट कॉलेज, तो भी एक ये समझा जाता है कि आपका टेक्निकल अच्छा है, आपसे टेक्निकल उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। दे विल फोकस मेनली ऑन करंट अफेयर्स टाइप ऑफ थिंग्स ओनली, वो रहता है। तो आईआईटी के टैग का इतना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, स्पेशली गेट ईएससी के लिए, वो तो वैसे ही बना दिया है लोगों ने। तो सर सबसे आप मेरे को बता सकते हैं क्या कि यूपीएससी का इंटरव्यू कैसा होता है? आपने क्या था उस दिन, आपका कैसा रहा था? क्या चीज आपको लगती कि होने चाहिए, देखना चाहिए, क्या होता है बताइए। देखो, जैसे मेरे केस में एज आई टोल्ड यू कि एक तो आईआईटी का टैग था प्लस माय एकेडमिक स्कोर वाज रियली गुड। तो मेरा इंटरव्यू जो था वो मेनली नॉन टेक्निकल था, मतलब टेक्निकल के सराउंडिंग उतना ज़्यादा रहा नहीं। तो नॉन टेक्निकल में इनफैक्ट मैं जैसे ही एंटर किया तो उन्होंने जो सबसे पहला सवाल मेरे से पूछा था दैट वाज कि व्हाट वाज हेडलाइन ऑफ टुडे। मतलब आज का अगर आपने न्यूज़पेपर देखा है तो आज की हेडलाइन बताओ क्या थी। और उस टाइम पे आई थिंक राइट टू प्राइवेसी उस डेट में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिलीज़ किया था, मतलब एज ए लॉ उसको पास किया गया था। तो मैंने वो चीज़ वहाँ पे डिस्कस किया एंड दैट डिस्कशन वेंट ऑन फॉर 5-4 मिनट्स। तो वो चीज़ें फिर वहीं से सेप हो गया पूरा इंटरव्यू। मतलब एक जनरल चीज़ें आ गई डिस्कशन में, उसके बाद में सारी जनरल बातें होती रही। एंड मैं उस टाइम पे मुंबई में था क्योंकि मैं रिफाइनरी में काम कर रहा था, तो मैं मुंबई से फ़्लाइट लेके दिल्ली गया था।
तो उसमें फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड भी आ गए कि आप बीपीसीएल में काम कर रहे हो तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। तो ये मैं नॉर्मली भी बोलता हूँ, अगर आप किसी भी इंटरव्यूज़ में जा रहे हो, किसी भी, इट डजेंट मैटर कि ईएससी का, गेट का, किसी का भी हो, आपका जो मोस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस है दैट विल प्ले ए मेजर रोल इन योर इंटरव्यू। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में था कि मैं बीपीसीएल में काम कर रहा हूँ, तो बीपीसीएल प्लेड ए मेजर रोल इन माई इंटरव्यू। वो लोगों ने नॉर्मली पूछा कि आपका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन ए पीएसयू देन व्हाई डू यू रियली वांट टू कम टू ईएससी। मतलब ऐसा आखिर क्या है कि जो पीएसयू छोड़ के आईएएस बनना चाहते हो। तो ये टाइप की जो चीज़ें होती हैं, एंड सी ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना, ये हमारे जनरल क्वेश्चंस हैं, एंड एवरीबडी विल टेल यू कि आप इन क्वेश्चंस की तैयारी करो, आप इसमें क्यों आना चाहते हो, आपकी आज की क्या जनरल चीज़ें हैं, आपके सराउंडिंग के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इफ़ आई बिलोंग टू बीपीसीएल तो मेरे को बीपीसीएल का आइडिया होना चाहिए, इफ़ आई एम फ्रॉम राजस्थान तो मेरे को राजस्थान का आइडिया होना चाहिए। दैट सॉर्ट ऑफ चीज़ें वो हर कोई आपको बता देगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पर्सनली बिफोर इंटरव्यू यू शुड फ्रेम दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन। इफ़ पॉसिबल अपने किसी फ्रेंड के साथ उनको एक बार डिस्कस करिए, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मेरे केस में कोई फ्रेंड नहीं था, मैं दिल्ली में रह रहा था, क्योंकि बाकी सारे दोस्त जो थे ज़्यादातर प्लेस्ड हो गए थे, सब लोग अपनी अपनी नौकरी कर रहे थे। तो मैंने क्या किया था कि एक रफ पेपर पे सारे क्वेश्चंस लिखे थे एंड आई रिपीटेडली रोट देयर आंसर्स, क्योंकि जब आप पहली बार आंसर लिखोगे इट्स नॉट ए आंसर विच यू कैन स्पीक फ्लुएंटली। तो आपको फ्लुएंट आंसर देने के लिए उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो एक ही आंसर को मैंने कम से कम 4 या 5 बार लिखा था, तब जाके उसके अंदर एक फ्लो आया था कि अब मैं इस क्वेश्चन को ठीक से जवाब दे सकता हूँ। अब ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऑलरेडी आ जाते हैं, जैसे मुझे पता था वो बीपीसीएल का पूछेंगे तो वो क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर कर लिए। और ये नॉर्मली आइडिया रहता है कि वो उस डेट के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स को रेडी कर लिया। बाकी जैसे मैं राजस्थान का हूँ तो राजस्थान के बारे में चीज़ें थोड़ी रेडी कर ली, उन्होंने पूछा नहीं, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग, बट ऑब्वियसली उन चीज़ों को मैंने रेडी कर लिया था। तो जो चीज़ें आपको मालूम है कि यार ये चीज़ें तो एक्सपेक्टेड हैं, वो चीज़ें आप पहले से रेडी करके जाइए, तो वो आपको फायदा होगा। मैं बस ये कह सकता हूँ सर, आपने हर एक चीज़ के लिए मेहनत की है। मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सोचा नहीं मैं तो यहाँ से मेरे से हो ही जाएगा। आपने मतलब किसी भी चीज को एक पकड़ा, और इंटरव्यू है तो उसके लिए भी अच्छे से तैयारी की है, किसमें क्या पूछा जाएगा, एंड यू ट्रूली डिजर्व कि आपने हर एक स्टेज पे मेहनत की है। तो सर मैं ना आपसे बस ना यही जानना चाहता हूँ कि पढ़ाई हो जाती है, पर ना इसके बैक में जो होती है ना वो सेल्फ प्रिपरेशन होता है। ये बहुत बड़ी बात है जो हम लोगों को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कई टॉपर्स आएंगे, कई टॉपर्स जाएंगे। डिस्कशन किस बात का होने वाला है कि कैसे तैयारी करें, क्या करें क्या करें, पर आप ये बताइए कि आप किस तरीके से मेहनत करते हैं, मतलब कैसे फोकस किया जाए चीजों के ऊपर, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को हटाया जाए, है ना। क्योंकि ये अगर हम लोगों का हो जाए फिर तो किसी भी एग्जामिनेशन में हाथ डालेंगे वो सारे एग्जामिनेशन निकलेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए आपका फोकस का मंत्रा क्या है। क्यों ये पूछ रहा हूं, आपने IIT JEE क्रैक किया है, जो इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन है, मतलब लाखों का सपना है, उनके माँ बाप का सपना है, उनके दादा दादी का सपना है, सबका सपना रहता है। तो उस कच्ची उम्र में आप भी समझ सकते हैं जब डिस्ट्रैक्शंस आर एट द पीक, है ना, उस समय आप अपने आप को फोकस करके रखे। कॉलेज में भी आप टॉप करते रहे, मतलब उस समय भी आप फोकस्ड थे, उसके बाद भी फोकस, ये इतना सारा आप लाए कहाँ से, ये कहाँ से तैयारी हुई, कैसे करना चाहिए, ये बताइए। देखो अपना जो मोटिवेशन रहता है, 2 टाइप से मोटिवेशन अपने को मिलता है, वन इज अवर इंटरनल, वन इज एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन तो क्या है कि एज ए स्पीकर आई कैन स्पीक हियर एंड पीपल विल लिसन टू मी एंड दे विल गेट मोटिवेटेड। लेकिन वो क्या होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा। आज किसी ने मेरा वीडियो देखा और लेट से उसने मेरा 12 घंटे का वीडियो देख लिया, तो आज वो दबा के 12 घंटे पड़ेगा, कल भी 12 घंटे पड़ेगा, परसों 11 घंटे पड़ेगा, और उसके अगले दिन 4 या 6 घंटे पे आ जाएगा, अगर वो सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तो। सो वो हो गया अपना एक्सटर्नल मोटिवेशन। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और जो आपको क्लियर करवाएगी कोई भी एग्जाम, दैट इज अवर इंटरनल मोटिवेशन। तो आपको इंटरनली वो चीज़ फील होनी चाहिए कि नहीं यार मेरे को ये एग्जाम क्लियर करना है। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। इन माई केस इट वाज जॉब, मेरे को जॉब चाहिए थी, पैसा चाहिए था ऑफकोर्स, तो वो एक क्राइटेरिया था कि जब तक मेरे को जॉब नहीं मिलेगी मैं रुकूंगा नहीं, मेरे को तो मेहनत करनी है। हो सकता है आज मैं उतनी पढ़ाई नहीं कर पाया, बट कल मैं उसके लिए मेकअप करूंगा जो आज मेरा छूट गया। तो अगर आपको जॉब चाहिए एंड इफ यू रियली वांट जॉब देन यू विल नॉट इवन फील एनी डिस्ट्रैक्शन। तो मेरे पास जो मोबाइल था उसके अंदर कोई भी ऐप नहीं थी, इंस्टाग्राम कुछ नहीं था, कुछ कभी नहीं यूज़ किया, फेसबुक का भी मैसेंजर ऐप नहीं था, व्हाट्सएप केवल यूज़ करते थे बिकॉज वो तो एक फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होने के लिए चाहिए अपने को। और टू बी फ्रैंक हम लोग जो लंच टाइम पे बैठते थे, मैं था मेरा फ्रेंड था, हम 2 लोग एक साथ रहते थे,
हम लोग केवल लंच टाइम पे, उस टाइम पे जियो भी लॉन्च हुआ था उसी पर्टिकुलर टाइम में, दिसंबर नवंबर में, है ना। तो जियो की सिम थी हमारे पास में, तो उस टाइम पे केवल हम लोग यूट्यूब यूज़ करते थे, उसके अलावा यूट्यूब यूज़ नहीं करना, कुछ नहीं यूज़ करना, बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं ये सब चीज़ें यूज़ करूँगा देन मेरी तैयारी नहीं हो पाएगी, और मेरे को तैयारी करना जरूरी है बिकॉज आई नीड ए जॉब, और अगर तैयारी नहीं करूँगा तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो मैं सड़क पर आ जाऊँगा। तो आई डोंट वांट टू बी ऑन सड़क मेरे को तो सड़क पर नहीं आना है, थोड़ा एक अच्छा अपना लाइफ बनानी है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि मेहनत करते जाएं। इसके अलावा जो अपना रहता है कि किसी के पास चलो पैसा ऑलरेडी है, अगर पैसे की कंस्ट्रेंट नहीं है देन एक सोशल स्टेटस आपको मिलता है, आप सोशल स्टेटस के लिए मेहनत कर सकते हो। अगर आपकी नौकरी लगेगी देन पीपल विल ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट यू, अगर आपके पास जॉब नहीं होगी देन नो बडी विल रिस्पेक्ट यू। तो अगर आपको एक रेस्पेक्ट चाहिए देन यू विल हैव टू गेट ए जॉब, और अगर आप कंपटीशन क्लियर करके जॉब लोगे देन ऑब्वियसली आपकी रेस्पेक्ट उतनी ज़्यादा होगी। तो वहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए, यार लोग मेरे को रेस्पेक्ट से देखेंगे एंड दे विल कम टू मी, दे विल टॉक टू मी विद रेस्पेक्ट, दे विल आस्क फॉर माई ओपिनियंस, और अपनी क्या है कि सोसाइटी में इमेज बन जाएगी, सोसाइटी में मानो, अपने फ्रेंड सर्कल में मानो, कहीं पे भी मानो। तो उस चीज़ के लिए आप मेहनत करो, या फिर अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने के लिए मेहनत करो, बट कुछ भी होगा दैट हैज़ टू बी योर ओन। मतलब एज ए पर्सन आई कैन नॉट टेल अदर पर्सन कि आपको किस चीज़ को इंटरनल मोटिवेशन लेके मेहनत करनी चाहिए, वो उनको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मेरे को ये चीज़ चाहिए लाइफ में, तो मैं इस चीज़ की मेहनत करना चाहता हूँ। अदरवाइज तो क्या है कि लोग तैयारी तो करते हैं, लेकिन अब जैसे डिस्ट्रैक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो होता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ चंक जो है स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज से, तो उनके अंदर ये एक इन्फीरियोरिटी रहती है कि यार हम लोग कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि या तो आप पूरी मेहनत करो और ये सोचो कि मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि और आईआईटी है कि एनआईटी से, या फिर ये कि जब आपने सोच ही लिया है कि यार मैं मेहनत करके क्लियर ही नहीं कर सकता, तो फिर छोड़ दो एकदम, फिर मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में रहेगा कि यार मैं इसको क्लियर ही नहीं कर सकता देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम। तो आपका जो भी मोटिवेशन है वो इंटरनल होना चाहिए, एंड एज लॉन्ग एज यू आर मोटिवेटेड इंटरनली, आप किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाओगे, कभी आपको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। फिर भी अगर बाई चांस जैसे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो फॉर सम रीज़न, क्योंकि ठीक है ह्यूमन टेंडेंसी है, वी कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग, तो उसमें क्या रहता है कि जैसे मेरे केस में क्या होता था, मैं अपने मोबाइल में हमेशा रिमाइंडर्स लगा के रखता था, तो मैं दिन भर के रिमाइंडर लगाता था। फॉर एग्जांपल कि मैं सुबह के लिए एक अलार्म लगा दिया, और अलार्म वो रिमाइंडर वाली जो आती है ना वो वाली, कि इसके अंदर लिखा आएगा कि टुडे आई हैव टू स्टार्ट रीडिंग दिस मच पेज एंड आई हैव टू फिनिश लाइक 20 और 30 पेजेस टिल 12 o'clock। तो सुबह का रिमाइंडर उसके अंदर लगा हुआ है। फिर जब लंच पे बैठे तो आधे घंटे बाद का रिमाइंडर लगा दे कि यार ये घंटी बज जाएगी तो मेरे को वापस पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अब खाना भले 10 मिनट में हो जाए, 15 मिनट में हो जाए, 25 मिनट में हो जाए, आपको आधे घंटे के बाद में आके वापस पढ़ाई शुरू कर देनी है अपनी। फिर सेम चीज़ इवनिंग के लिए भी, बाहर चले गए घूमने के लिए, क्योंकि एक गार्डन था उधर छोटा सा, एंड इट इज़ नेसेसरी कि आप थोड़े थोड़े ब्रेक्स लो, आप बाहर घूमने फिरने जाओ। तो क्या होता है यूजुअली कि लोग बाहर चले तो जाते हैं और जैसे दोस्त मिलते तो वापस नहीं आ पाते। तो उस प्रॉब्लम को क्रैक करने के लिए क्या रहता है कि आप इंटरव्यू अपने ये रिमाइंडर्स लगा लो मोबाइल के अंदर, जैसे ही आपका बजेगा कि रिंग आ गई, यार आपका आधा घंटा कंप्लीट होने वाला है, गेट बैक टू योर स्टडी टेबल, तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है। तो वो आप फॉलो करिए, आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाएंगे। इंस्टाग्राम को उड़ा दो अगर उसे लड़के लड़कियां देखने के लिए यूज़ करते हो तो। अगर हाँ किसी से बात करने के लिए यूज़ करते हो देन यू कैन यूज़ इट। टेलीग्राम यू कैन यूज़, क्योंकि टेलीग्राम पे मेजोरिटी ऑफ पीपल आर अवेलेबल। व्हाट्सएप आप यूज़ कर सकते हो, बट उसके अलावा आपको कोई चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। गेम्स में भी जो छोटे मोटे से गेम्स रहते हैं ना, ब्रिक एंड बॉल्स टाइप के, एकदम जो टुच्चे गेम्स जिनको बोल सकते हैं, यू कैन यूज़ दोज गेम्स एंड एडिक्टेड तो होना ही नहीं किसी भी चीज़ से अपने को। बस वही चीज़ है कि एक इंटरनल मोटिवेशन रहे। डिस्ट्रैक्शंस अगर आता भी है, यू टेक कंट्रोल ऑफ दैट डिस्ट्रैक्शन बाय सेटिंग रिमाइंडर्स इन योर ओन मोबाइल। आप जिस मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप उसी मोबाइल को बोलो कि बेटा मुझे बता दो कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, सो दैट आई कैन कम बैक टू द स्टडी एंड आई कैन रिज्यूम माई स्टडीज़। तो वो आप करोगे तो कभी डिस्ट्रैक्शन भी नहीं आएगा, मोटिवेशन भी डाउन नहीं होगा। एंड वंस इन ए वाइल तो सबको डिस्ट्रैक्शन भी होता है, मोटिवेशन भी कम होता है, तो दैट इज़ टोटली नॉर्मल। उससे अपने को फ्रीक आउट नहीं होना है कि यार आज तो, मतलब काफ़ी लोगों का रहता है ना कि यार आज मैंने केवल 5 ही घंटे पढ़ा, तो बहुत बड़ा वो हो गया, ब्लंडर हो गया कि 5 ही घंटे पढ़ा। दैट शुड नॉट बी देयर। तो कभी कभार चलता है, एक दिन आप पूरा भी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट आपके एक नॉर्मल ओवरऑल कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ओवरऑल कंसिस्टेंसी एक होनी चाहिए अपनी स्टडीज़ में। बिल्कुल सर, आप कह रहे तो बिल्कुल हर एक चीज ना समझ में आ रही है। क्या है ना, अभी के जो यूथ है जो मैं बार बार देख रहा हूँ, उनके साथ कंसर्न यही है कि वो उस ब्लैक स्क्रीन के लिए एकदम ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए कि हमेशा होना ही चाहिए, इसके बिना पढ़ाई नहीं होगी। पर हम लोग यहाँ पर इतने सारे टॉपर्स को देख रहे हैं जो इस चीज को बिल्कुल प्रूव करते हैं, चाहे वो रिसेंट टॉपर रहे, चाहे 17 के रहे, 15 के रहे, कि
पहले भी उस मोबाइल के बिना एग्जाम निकलते थे, अभी भी मोबाइल के बिना एग्जाम निकलते हैं और आगे भी निकलते रहेंगे। बस ये है कि आप उस चीज को अगर प्रोडक्टिव यूज कर रहे हो या प्रोडक्टिव यूज नहीं कर रहे हो। तो ये तो रहा सर मोबाइल वाली बात। एक आपने कभी इस चीज को फील किया सोसाइटी के प्रेशर को कि IIT में भी नहीं हुआ, लगता है पढ़ाई लिखाई नहीं किया होगा, रहता है ऐसे दूर से कुछ, है ना, और फिर अभी भी नहीं निकल रहा है, ड्रॉप क्यों ले रहा है। और चलिए आपका तो पोजीशन थोड़ा ठीक भी है, कई लोगों का क्या रहता है 1 साल नहीं निकला, 2 साल नहीं निकला। इस चीज को कैसे डील करना चाहिए एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव? मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ। देखो मतलब इनफैक्ट मेरे केस में भी क्या हुआ था, जब मैं IIT से पास आउट हुआ तो आई वाज हैविंग अ जॉब, मतलब प्लेसमेंट हो गया था, बट दे डिड नॉट गिव एनी जॉइनिंग, तो अल्टीमेटली तो मैं भी जॉबलेस ही था। अब इनफैक्ट अगर मतलब कंपैरिजन वाली बात नहीं, बट स्टिल जो बंदा प्राइवेट कॉलेज के बाद में जॉबलेस है, दैट इज अगेन एक्सेप्टेबल, वो अंडरस्टैंडेबल भी है, उस चीज़ को लोग एक्सेप्ट भी कर लेंगे। बट इफ़ यू आर फ्रॉम IIT देन इफ़ यू आर जॉबलेस, तो उस चीज़ को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। स्पेशली जब अगर आप किसी को बताओ कि यार आई हैव बीन टॉपर ऑफ IIT और उसके बाद आप बोलो कि अब मेरे पास जॉब नहीं है, तो एवरीवन विल थिंक यार कैसा टॉपर है रे, इसके पास तो जॉब ही नहीं है। मतलब रियल में तुमने IIT से ग्रेजुएशन भी किया है क्या? लोग आपके टॉपर होने को या फिर एकेडमिक्स को क्वेश्चन नहीं करेंगे, दे विल क्वेश्चन योर वेरी, मतलब जो आपका एसेंस है उसको क्वेश्चन करेंगे कि हैव यू रियली डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT, या फिर तुमने ग्रेजुएशन भी किया है कि बस ऐसे ही मतलब इतने गुलछर्रे उड़ा रहे थे दिल्ली में इतने साल से। तो वो क्वेश्चंस तो हमने भी फेस किए हैं एंड दे वर देयर। बट देखो उसमें क्या रहता है कि सोसाइटी इज ऑलवेज गोइंग टू से समथिंग। मेरे लिए बेस्ट चीज़ ये थी कि मेरे फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि बेटा आज तुम्हारे पास जॉब नहीं है, हमको तो आज ही पैसा चाहिए एंड यू गेट ए जॉब फॉर अस, हम लोग काम नहीं करेंगे। दैट वाज नेवर देयर। तो एक सपोर्ट अगर आपको कहीं से भी मिले, बी योर पेरेंट्स, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, आपको जब तक एक सपोर्ट रहेगा ना, यू शुड फोकस ऑन दैट सपोर्ट, वो आपको पॉजिटिविटी देगा। बाकी नेगेटिविटी तो इस दुनिया में भरी पड़ी है, मतलब सोसाइटी का तो काम ही यही है कि वो लोग आपको डिमोरलाइज करते रहेंगे। भले आप प्राइवेट कॉलेज से हो, गवर्नमेंट कॉलेज से हो, IIT NIT, आप भले कहीं से भी किए हो ग्रेजुएशन, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो दे आर गोइंग टू टॉन्ट यू कंटिन्यूसली। ट्रॉल करेंगे लोग आपको, एकदम ऐसा मतलब पीछे पड़ जाएंगे कि यार तुम्हारी जॉब आखिर नहीं है तो क्यों नहीं है। बट वो क्या है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग अ जॉब, तो यू कैन नॉट से कि नहीं यार मेरे पास तो जॉब है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए एंड उसको एक अपना मिशन बनाइए कि अब मेरे को इनको गलत प्रूव करना है एंड आई वॉन्ट टू प्रूव माई वर्थ टू दीज पीपल, और उसके लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। आई रियली हैव टू डू हार्ड वर्क सो दैट आई कैन क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, आई कैन गेट ए जॉब। और फिर वो जब जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन उनके मुंह पे मारो कि लो बेटा ये रिजल्ट आ गया हमारा, अब इस चीज़ को तुम देख लो। तो सोसाइटी इज ऑलवेज गोइंग टू से समथिंग, योर रिलेटिव्स स्पेशली, आई मीन सोसाइटी को तो भूल जाओ, जो रिलेटिव्स होते हैं वो सोसाइटी के बारे में बोलते हैं कि एक थर्ड पर्सन है जो कुछ बोलेगा। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बोल रहे थे, ये बात सही बात है। तो उस चीज़ के बारे में छोड़ दीजिए। जब आपके सामने कोई बोलता है तो देखो 2 ऑप्शन है, या तो आप स्टैंड लो कि नहीं यार मेरा रियल में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मेरे को जॉब नहीं लगी एंड आई एम नाउ वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट ए जॉब, या फिर आप सिंपली उनकी बातें सुनो ही मत कि भाड़ में जाओ, अपने को कोई नहीं फर्क पड़ता तुम क्या बोल रहे हो। लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, मतलब मैं उनके साथ हेड ऑन कोलिजन करूँ कि नहीं मेरा ये रीज़न था वो रीज़न था। डोंट अननेसेसरीली एक्सप्लेन योरसेल्फ टू एनीबडी। आप सिंपली सोसाइटी के आप भी पार्ट हो, आपके रिलेटिव्स हैं, टॉक नाइसली टू देम, इफ दे अंडरस्टैंड देन वेल एंड गुड, इफ दे डोंट अंडरस्टैंड देन सिंपली लीव इट। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उनके सोचने नहीं सोचने से अपने को नहीं फर्क पड़ना चाहिए। बहुत सही सर, बहुत सही। तो ऑलमोस्ट अब सर हम लोग एंड पे हैं। आप कुछ मेरे को बताएंगे क्या, मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऐसे जॉब लग जाने के बाद कैसा रहता है वहां पर का लाइफ? आप क्या क्या देखते हैं, महसूस करते हैं, किस तरीके का आपको लगता है कि फील रहता है, पर्क्स, अलाउंसेस, ये सब थोड़ा बताएंगे। देखिए IAS में एक तो स्पेशली रेलवेज में आप जहाँ भी पोस्टेड हो जाओगे, देर विल बी एटलीस्ट 500 to 600 एम्प्लॉइज हु विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू यू ना। अब अगर आप वहाँ पे इंडिपेंडेंट पोस्टिंग में, मैं तो खैर इंडिपेंडेंट में नहीं हूँ करंटली, बट पीपल हु आर पोस्टेड एज इंडिपेंडेंट इंचार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पे क्या है कि वो एक अकेला ऑफिसर है, उसके अलावा 500-600 लोग हैं जो एम्प्लॉइज़ हैं या फिर स्टाफ है। तो वो फीलिंग एक अलग ही रहती है कि आप अकेले ऑफिसर हो, एवरीबडी विल ट्रीट यू लाइक एन ऑफिसर ओनली। वो सब साहब साहब बोलते हैं, आई मीन आई डोंट रियली प्रमोट दैट कल्चर, बट स्टिल अब साहब तो सब लोग बोलते हैं कि अरे साहब ये हो गया, अरे साहब वो हो गया। तो यू आर द ओनली वन पर्सन जिसको बाकी सब लोग मिलकर साहब बोल रहे हैं।
तो वो जो फीलिंग रहती है वो अपने आप में एक अलग होती है। उसके अलावा क्या है कि आप उस चीज़ के इंचार्ज हो, जैसे कोचिंग डिपो हो गया फिर एनी एस्टेब्लिशमेंट, आप वहाँ के इंचार्ज रहोगे तो एवरीथिंग पासेस थ्रू यू। आप जो डिसाइड करोगे वो होगा, आप जो टारगेट सेट करोगे वो पूरे किए जाएंगे, आप जैसा कल्चर क्रिएट करोगे वैसा कल्चर फॉर्म हो जाएगा। आप लेट आओगे, बाकी लोग लेट आने लग जाएंगे, आप टाइमली आओगे, बाकी लोग टाइमली आने लग जाएंगे। आप जिस टेक्नोलॉजी को फॉलो करना चाहते हो वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो यू रियली हैव ए लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर दैट पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट अगर आप इंडिपेंडेंट इंचार्ज हो तो। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं भी हो देन ऑल्सो, बिकॉज आपके ऊपर कोई बॉस होगा तो आप उसके साथ में कनेक्ट होकर अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। एंड जो मैंने फील किया है कि बॉसेज जो रहते हैं यूजुअली मतलब 90% केसेस में दे आर वेरी सपोर्टिव। प्राइवेट का जैसा नहीं कि वो एकदम मतलब ऐसा उंगली लेके पीछे पड़े हुए हैं आपके, वो सीन इधर नहीं होता है। आपसे काम के लिए बोला जाएगा, दे विल गिव यू टारगेट्स एंड एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर जॉब। मतलब एक यूजुअल थिंकिंग होती है कि सरकार में कोई काम नहीं करता, बट जब से मैंने ज्वाइन किया है आई डोंट रियली फील कि सरकारी में कोई काम नहीं करता है। इट मे हैपन फॉर सम पीपल जहाँ पे या तो बहुत सारे लोग पोस्टेड हैं या फिर उतना ज़्यादा काम नहीं है, उस केस में आपके पास कोई काम नहीं होगा, बट यूजुअली यू विल हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू एंड कंट्रोलिंग जो है ना आपकी वो बहुत अच्छी होती है। मतलब आप इतने सारे लोगों को कंट्रोल कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप उनकी पर्सनल लाइफ को भी टच करते हो। इन माई केस मतलब लोग मेरे पास आते हैं कि सर हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी है, फिर हमारे बच्चे को इस एग्जाम की तैयारी करनी है, सो जस्ट हमें कुछ टिप्स दे दीजिए, हमें कुछ बता दीजिए। सो यू विल टच देयर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। प्रोफेशनली तो आप इतना कुछ कर ही रहे हो, यू आर ऑलरेडी आई मीन कंट्रोलिंग टाइम टेबल, कल्चर, टेक्नोलॉजी, टारगेट्स, एवरीथिंग यू आर कंट्रोलिंग। सो इट्स अ गुड फीलिंग ओवरऑल। फीलिंग वाइज तो सब गुड है। बाकी अगर हम लोग अलावेंसेज की बात करें, पर्क्स एंड अलावेंसेज की, तो दे आर नॉट वेरी मच, मतलब अलावेंसेज उतने ज़्यादा नहीं है इफ़ यू कंपेयर देम टू PSUs। PSUs में जो आपको अलावेंसेज मिलेंगे दे आर वेरी हाई और उनकी जो वैल्यू होते हैं मतलब मनी वैल्यू जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ESE में उतना ज़्यादा नहीं रहेगा आपको, बट स्टिल जितना मिलता है उतना काफ़ी है। वो तो बंदा कभी सेटिस्फाई तो होता नहीं किसी भी चीज़ से। सो इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द अलावेंसेज दैट यू आर गेटिंग देन इट्स ए गुड जॉब फॉर यू। वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा रहता है, आपको बहुत ज़्यादा इतना प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर दिन भर भी काम रहे ना आपके पास में, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ऑपरेशंस में पोस्टेड हो और अगर आपके पास सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक भी काम है, देन स्टिल आपकी वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी रहेगी, क्योंकि यू आर द कंट्रोलर और आप जैसा चाहोगे वैसी चीज़ें होंगी। आप घर से बैठ के चीज़ों को कंट्रोल करिए, ऑफिस से कंट्रोल करिए, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को बता दो कि यार इस चीज़ में ये डिसीजन लेना है, ये एक्शन लेना है, तो वर्क लाइफ बैलेंस आप बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हो। बट अलावेंसेज जो हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। और एक पोस्टिंग जो है वो भी, जो इनिशियल पोस्टिंग होती है वो यूजुअली अपनी रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में होती है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए नेगेटिव पॉइंट। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो IAS की जो जॉब है दैट इट्स वेरी गुड जॉब। आई मीन मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर सेटिस्फाइड हियर, दे आर रियली सेटिस्फाइड, क्योंकि ज़िंदगी में जो करना है वो भी कर रहे हैं प्लस जॉब भी कर रहे हैं, एवरीथिंग दे कैन मेंटेन इट। बहुत सही सर, बहुत सही। थैंक यू सो मच सर, इतना एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए, इतना वैल्यूएबल टाइम हम लोग इतना शेयर करने के लिए। वी आर ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन। तो मैं बस आपसे ना अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, आपका क्या वो डार्क सीक्रेट है जो लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि यार मैंने ये फॉलो किया था तो आप भी इस चीज को करेंगे तो आप भी बन सकते हैं, या आपको ऐसा क्या लगता है, वो आपका क्या मोटिवेशन था जो आपको हमेशा पुश करता रहा, वो सीक्रेट बता दीजिए ताकि किसी भी एक स्टूडेंट को अगर वो भाग गया और वो भी हमारे आपके जैसा कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन सके। देखो सीक्रेट तो 2 चीज़ें हैं, वन इज़ योर हार्ड वर्क, उसका कोई मतलब सप्लीमेंट नहीं है, आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनालिसिस। आप भले थ्योरी पढ़ रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, टेस्ट सीरीज कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, यू शुड एनालाइज वट एवर इज गोइंग ऑन इन योर स्टडीज़ और प्रिपरेशन। अगर आपका जो टाइम टेबल बना हुआ है उतना आप अगर स्टडी कर पा रहे हो, मीन्स यू आर ऑन राइट ट्रैक। अगर आप उतना नहीं कर पा रहे हो देन यू शुड अंडरस्टैंड द रीज़न कि क्यों नहीं कर पा रहे। जब तक आप वो एनालिसिस करोगे, अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है या फिर आपको हर बार सोल्यूशन देखने की जरूरत पड़ रही है, देन यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन। एज लॉन्ग एज यू आर अंडरस्टैंडिंग द रीजन यू विल बी एबल टू रेक्टिफाई दैट। और जितना ज़्यादा आप अच्छा एनालिसिस कर लोगे अपनी प्रिपरेशन में, उतनी अच्छी आपकी रैंक आ जाएगी। और ऐसा नहीं कि केवल टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना है, बिकॉज वो तो एक वेल नोन चीज़ है। आपको सिंपली प्रैक्टिस करते टाइम भी एनालिसिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी करना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है,
कौन किस तरीके से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इस लैंग्वेज के क्वेश्चन को ऐसे कर देना है। तो एनालिसिस अगर आप कर लोगे देन आपको कोई नहीं रोक सकता किसी भी एग्जाम में। और मोटिवेशन तो एज ए सेड कि मेरे लिए तो जॉब लेना था, आई गॉट द जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। तो जॉब जब तक आपका मोटिवेशन है आप हमेशा वर्क करते रहोगे एंड यू विल बी एबल टू अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और स्टूडेंट्स को भी ये बताना चाहता हूँ, सर के साथ कनेक्टेड रहिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहिए, बहुत सारा ज्ञान आपको मिलता रहेगा हर जगह है सर। अब एक टाइम ऐसा था कि सर ने सब कुछ त्याग दिया था, आज एक ऐसा टाइम है सर हर जगह अवेलेबल है, हर जगह अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो सबका टाइम आता है, आप अभी किसी चीज को छोड़ रहे हो तो किसी अच्छी चीज को पाने के लिए, वैसे ही सर ने भी किया था। तो उनसे कनेक्टेड रहिए, कोई भी डाउट रहे, कुछ भी प्रॉब्लम रहे, वीडियो में ड्रॉप करिए, हम लोग देखेंगे जरूर। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया। हम लोग ऐसी सेशंस और आपके लिए आपके साथ लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाकी लोगों को थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच सर।